देखिए पूर्ति के नियम का अपवाद यही पढ़ना है आज, लॉ एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। आप लोग जैसे मांग का नियम पढ़े थे और मांग के नियम का अपवाद पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार पूर्ति के नियम का भी अपवाद होगा। आप लोग जान रहे हैं कि मांग के नियम में क्या होता है कि किसी भी चीज़ का कीमत बढ़ने से मांग घट जाता है और कीमत घटने से मांग बढ़ जाता है। जिस वस्तु में ऐसा संभव नहीं हो पाएगा वही वस्तु क्या कहलाएगा, मांग के नियम का अपवाद कहलाएगा। जैसे नमक का एग्जाम्पल दिए थे, वो अति आवश्यक वस्तु में आता है, उसका कीमत बढ़े या घटे मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए उस वस्तु को क्या कहा जाता है, मांग के नियम का अपवाद कहा जाता है। पूर्ति के नियम में क्या होता है, किसी चीज़ का कीमत बढ़ता है तो पूर्ति भी बढ़ता है, कीमत घटता है तो पूर्ति भी घटता है। ऐसा क्यों होता है? पूर्ति करना मतलब कोई भी उत्पादक है, किसी वस्तु का उत्पादन किया और चाहता है कि मार्केट में एक अच्छा कीमत मिले, जितना अच्छा कीमत मिलेगा उतना उसका मुनाफा बढ़ेगा। तो शायद लास्ट क्लास में भी आप लोग को बता रहे थे कि कोई चीज़ 10 रुपया में बनाने में उसका कॉस्ट आ रहा है और 12 रुपया मार्केट्स में मिल रहा है, यानी रेट मार्केट में कीमत उसका कितना है, 12 है, तो 2 रुपया उसका प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन वही चीज़ 12 रुपये की जगह पर बढ़ करके 14 रुपया हो जाए, 15 रुपया हो जाए, तो अब पर यूनिट उसका प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ऐसी स्थिति में पहले के तुलना में अभी के समय में यानी बढ़े हुए कीमत पर उसे उस वस्तु का अधिक निर्माण करना चाहिए या कम करना चाहिए? अधिक निर्माण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले 2 रुपया पर पीस उसका मुनाफा था, अभी 5 रुपया हो रहा है, क्योंकि 15 रेट हो गया है और कॉस्ट उतना ही है, 10 ही है। तो अभी मौका है उसके पास, और जब इस तरह का मौका आता है, आपको ज़्यादा मुनाफा होता है, तो पता नहीं कहाँ से एनर्जी मिलता है, लोगों की कार्य करने की जो क्षमता होती है बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाता है और अधिक देर तक काम भी करते हैं। आप नोटिस करोगे अभी जैसे दुर्गा पूजा आ रहा है, तो कपड़ा का जो व्यवसायी होगा, जिसका भी कपड़ा का दुकान होगा, अब उसका टाइमिंग जो है दुकान में रहने का वो बढ़ता चला जा रहा होगा और ज़्यादा वो एक्टिव भी दिख रहा होगा, क्योंकि पहले के तुलना में उसको अब कीमत क्या मिलने वाला है, ज़्यादा मिलना है। जो चीज़ वो 500 रुपये में खरीद करके लाया और किसी तरह से 550 में बेच रहा था, ये सावन में, भादों में या और पूरा लॉकडाउन पीरियड में ऐसा रहा, लेकिन वही चीज़ आप 500 रुपया वाला वो 800 रुपया में, 900 रुपया में, 1000 रुपया में भी बेच करके एक मोटा मुनाफा वो कमाएगा। तो कीमत बढ़ा तो वो क्या कर रहा है, सप्लाई भी बढ़ा रहा है। लेकिन कुछ वस्तु तो ऐसा जरूर होगा जिसका कीमत बढ़ जाने पर भी उसकी सप्लाई नहीं बढ़ती होगी, और जिस वस्तु के कीमत बढ़ने से भी उस वस्तु की पूर्ति नहीं बढ़े तो वही वस्तु क्या कहलाएगा, पूर्ति के नियम का अपवाद कहलाएगा। तो आप लोग के नजर में कोई ऐसा वस्तु, अरे सिंपल, आप लोग हाथ का पंखा भी अगर बनाओगे, जो पहले 20 टका मिलता था, अब 20 टका की जगह पर अगर 30 रुपया मिलना शुरू हो जाए तो आप घंटा 2 घंटा ज़्यादा काम करोगे और ज़्यादा यूनिट तैयार करोगे, सप्लाई उसका क्या करोगे, बढ़ा दोगे। बात सही है ना? लेकिन कुछ ऐसा चीज़ होगा जिसका 10 रुपये रेट बढ़ भी गया तो भी आप सप्लाई बढ़ा नहीं पाओगे। जैसे अभी रेट टमाटर का बढ़ा हुआ है, प्याज का रेट भी बढ़ गया है, आलू का भी रेट बढ़ा हुआ है, सप्लाई बढ़ पा रहा है क्या? ये कब बढ़ेगा? सीजन आएगा और उसमें कीमत फिर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये नियम को कहाँ फॉलो करता है? करता है क्या? नहीं करता है। तो जो मॉनसून पर है या कृषि से संबंधित वस्तु है उसमें पूर्ति का नियम चलने वाला नहीं है। ये होता ना कि अभी टमाटर महंगा है तो चलो आज लगाते हैं टमाटर, खूब मेहनत करते हैं, जो भी खेत है सब में टमाटर लगाते हैं, आज लगा दिए और कल तक वो तैयार हो जाए तो चलो 40 रुपये के रेट से हम भी बेच लेंगे।
लेकिन अगर ऐसा संभव अगर होगा, आज लगाए और कल तैयार हो जाए, तो टमाटर 40 रुपये रहेगा ही नहीं। रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो इसमें नियम चलने वाला नहीं है। तो हम पूर्ति के नियम का जो पहला बात बताते हैं वो कृषिगत वस्तु या नाशवान वस्तु, कृषिगत वस्तु को अलग रखिए या नाशवान वस्तु को अलग रखिए। नाशवान वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जो जल्दी खराब हो जाता है, ठीक है ना। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु को हम नाशवान वस्तु कहते हैं, और वैसे वस्तु में पूर्ति का नियम नहीं चलेगा, क्योंकि दुकानदार ये इंतजार कर ही नहीं सकता है कि इसका जब कीमत बढ़ेगा तब बेचेंगे। अंगूर लाए हैं, जब सस्ता है खरीद लेंगे और जब महंगा होगा उस समय बेचेंगे, ऐसा अंगूर में नहीं चलने वाला है। क्योंकि आप कितना दिन स्टॉक करके रख सकते हैं? 1 दिन, 2 दिन, और वो भी जिस दिन आप खरीद करके लाए हैं उस दिन तो फ्रेश दिख रहा है, तो उसका कीमत भी अधिक मिलेगा आपको। 2 दिन के बाद तो और कीमत मिलने वाला नहीं है। आपको इवन आप ही को कहना होगा, आइए भैया ले लीजिए। जो 80 रुपया बेच रहे थे या 100 रुपया बेच रहे थे, वो कहिएगा आइए लीजिए, हम 80 ही लगा देंगे। रेट भी घटा रहा है और कहेगा 1 किलो की जगह 2 किलो ले लीजिए। कीमत भी घटा रहा है और सप्लाई भी बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको डर है कि आज नहीं बिकेगा तो कल ये बिकने लायक नहीं रहेगा। लेकिन यही अगर कोई खिलौना है, कोई ऐसा आइटम जो कि जल्दी खराब होने वाला नहीं है, तब हम रेट बढ़ा करके रखेंगे। लेना है तो लो, नहीं लेगा तो हम कल बेचेंगे, परसों बेचेंगे। गांव वगैरह में अब तो खैर सब जगह लगता है बाजार जैसा, नहीं तो पहले दुर्गा पूजा वगैरह होता था, मेला लगता था, तो जो आपका जगरना होता है और बलि जिस दिन पड़ता नवमी, तो ये सब पहला दिन दूसरा दिन ये सब में मिठाई महंगा हुआ करता था। और बहुत लोग ये सब दिन में नहीं जाता था, इसीलिए कि आज जाएंगे तो फिर मिठाई क्या होगा, हमको महंगा खरीदना पड़ेगा, जाएंगे तो लेना ही पड़ेगा। और भसान के दिन जाएंगे यानी दशमी के दिन जाएंगे तो बहुत दुकानदार है, तो आप तो बेच करके उसको निकलना है ना। जिसका परमानेंट दुकान है तो चलो परमानेंट दुकान में 1-2 दिन और बेच लेगा, लेकिन वो भी अगर ज़्यादा मात्रा में बनाए हुए हैं तो बिकेगा कि नहीं बिकेगा, खराब हो जाएगा। तो वो क्या करता था कि पहले जो आपका 100 रुपये में जो मिठाई दे रहा है वो उस दिन क्या हो जाएगा 80 रुपया, और उस दिन वो नहीं घटा रहा था। आज 80 रुपया किए हुए है और आप 1 किलो ले रहे हैं तो कहेगा कि 2 किलो लीजिएगा तो और 5 टका 10 टका क्या करेंगे, कम कर देंगे। लेकिन यही जुबान उसके पहले नहीं था। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि अभी निकाले तो आगे निकलने वाला नहीं है। और ऐसा नहीं है कि फिर हम इंतजार करेंगे काली पूजा का या लक्ष्मी पूजा का, तब तक ये रहेगा नहीं। लेकिन वही कोई खिलौना का है, मनियारी का दुकान है, तब फिर बिका तो बिका, नहीं बिकेगा तो फिर अगला मेला में बिकेगा। वो खराब होने वाला चीज नहीं ना, घर में रख देंगे। तो जो नाशवान वस्तु होता है, शीघ्र नष्ट होने वाली जो वस्तु है, उसमें पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। और इसी के साथ जोड़ दीजिए कृषिगत वस्तु, खेती बाड़ी से संबंधित जो वस्तु है उसमें भी नियम लागू नहीं होगा। खास करके कब? जब कोई आपदा हो तब। बाढ़ है, पूरा क्षेत्र घिरा हुआ है, सबसे ज्यादा जरूरत क्या चीज का होगा? उसमें सोचेगा हो कि हमको बाइक चाहिए, कार चाहिए, ब्रांडेड कपड़ा, ये सब पर ध्यान जाएगा। अरे घिरे हुए किसी तरह खाने का व्यवस्था हो जाए, इसलिए सरकार भी गिराती है, तो उसमें ऊपर से ब्रेड गिराया जाता है, खाने का पैकेट गिराया जाता है, कपड़ा वपड़ा गिराया जाता है, खाने का चीज गिराया जाता है, क्योंकि ये आवश्यक है, इसके बिना चलने वाला नहीं है। और ये सभी चीज उस समय क्या हो जाता है? महंगा हो जाता है। किसी के पास अगर है अनाज वगैरह तो क्या हो गया? वो महंगा हो गया। तो जब कीमत बढ़ गया तो उस नियम कहता है कि पूर्ति का नियम कि वो पूर्ति भी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, यानी दुकानदार को ज्यादा बेचना चाहिए। कहाँ से बेच पाएगा? उसके पास है ही नहीं। कीमत बढ़ रहा है लेकिन फिर भी पूर्ति नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब पूर्ति का नियम यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए ये पूर्ति का नियम क्या हो जाएगा? अपवाद हो जाएगा। सूखा भी पड़ता है तो वही हाल होता है। जैसे इस साल बारिश ठीक हो रही है, धान का पैदावार क्या होगा? ज्यादा होगा नहीं,
लेकिन कीमत क्या रहेगा? कीमत क्या रहेगा? कम रहेगा। चावल का कीमत कम रहेगा। क्यों? क्योंकि धान का उत्पादन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अब कीमत कम है तो उत्पादन ज्यादा है, और जब कीमत ज्यादा है तो उत्पादन इसका क्या होता है? कम होता है। तो ये तो नियम को फॉलो नहीं किया रहा है। लेकिन कोई गाड़ी है, कोई मोबाइल कंपनी है, अगर कोई मोबाइल कंपनी सैमसंग है, वो बनाता है और उसका डिमांड खूब मार्केट में है, उसका कीमत बढ़ रहा है, जितना कीमत बढ़ेगा उतना वो ज्यादा उत्पादन करेगा। तो फैक्ट्री से रिलेटेड जितना भी चीज है वो सब पूर्ति के नियम को फॉलो करता है। उसमें ओवर टाइम भी ड्यूटी होगा। डिमांड खाली हो ना, डिमांड होगा, दिन में भी काम होगा, रात में भी काम होगा, और कोई भी सीजन। लेकिन खेती बाड़ी में क्या है? अपने ही सीजन में होगा और दिन में ही होगा। वो सीजन खत्म तो सब चीज खत्म। और तीसरा वस्तु क्या हो सकता है? जिसमें कि ये नियम लागू नहीं हो। सामाजिक प्रतिष्ठा सूचक वस्तु, ये आपके मांग के नियम के भी अपवाद में है, अब पूर्ति के नियम के अपवाद में भी है। जैसे सोना को ले लीजिए, सोना से प्रतिष्ठा बढ़ती है ना, लेकिन जहां से सोना का उत्पादन होता है, उत्पादन क्या कर सकते हैं, यानी खनन करके जो निकाला जाता है, कितनों सोना का रेट हो जाए, लाख रुपया भरी हो जाए, पहले जितना उत्पादन हो रहा था अभी भी उतना ही होगा। वो फिक्स रहता है, सरकार तय कर देती है कि कितना निकालना है, इतने निकालना है, चाहे रेट ज्यादा हो या कम। तो कहां नियम लागू होगा? तीन ही आइटम दिए ना। और देखिएगा एग्जाम वगैरह में जो पूछेगा ना, स्पेशली ना तो मांग के नियम का अपवाद जल्दी पूछता है, ना तो पूर्ति के नियम का अपवाद पूछता है। ये किसी ना किसी क्वेश्चन के साथ अटैच हो जाएगा। अब किसी न किसी क्वेश्चन क्या जो, चूंकि नियम, जिस नियम का ये अपवाद है उसी के साथ रहेगा। यानी पूर्ति के नियम से आप क्या समझते हैं, इसके किन्हीं दो अपवादों का उल्लेख करें। मांग के नियम से आप क्या समझते हैं, इनके किन्हीं दो अपवादों का उल्लेख करें। तो मांग के नियम में लिख देना है, मांग के नियम के अनुसार अन्य बातें समान होने पर कीमत तथा मांग के बीच ऋणात्मक संबंध होता है, अर्थात कीमत बढ़ता है तो मांग घटता है और कीमत घटता है तो मांग बढ़ता है। परंतु कुछ वस्तुओं के साथ यह नियम लागू नहीं होता है, ऐसे वस्तु को ही मांग के नियम का अपवाद कहते हैं। और उसके बाद नीचे आप पॉइंट करके दे दीजिए, ये नंबर 1 में घटिया वस्तु। घटिया वस्तु का कीमत बढ़ता है तो मांग भी बढ़ता है, कीमत घटता है तो मांग भी घटता है। दूसरा, अति आवश्यक वस्तु। अति आवश्यक वस्तुओं का, अति आवश्यक वस्तु के संदर्भ में भी मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि ऐसे वस्तु की कीमत बढ़ने या घटने का इसके मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कीमत बढ़ने से मांग नहीं घटता है और कीमत घटने से मांग नहीं बढ़ता है। जैसे में लिख दीजिए, नमक, दवाई, मसाले। फिर प्रतिष्ठा सूचक वस्तु। और जब पूर्ति के नियम से आप क्या समझते हैं, इसके अपवाद को लिखें तो फिर उसी तरह फॉलो कर देना है। पूर्ति के नियम के अनुसार अन्य बातें समान होने पर कीमत तथा पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध होता है। उसमें ऋणात्मक दिमाग में बिठा लेना है, इसमें धनात्मक। तो इसलिए बार बार कहते हैं कि मांग के नियम, मांग वाला जितना वीडियो है उसको अप टू डेट रखिए, वहां पर आप सेट कीजिए कि हमको पूर्ति। और जब आप प्रैक्टिस भी करोगे ना घर में कि हमको पूर्ति के नियम का क्या है, इसका अपवाद लिखना है, ये क्वेश्चन का आंसर हमको प्रैक्टिस करना है, तो आप मत याद करो पूर्ति के नियम क्या है और उसके अपवाद क्या है। सबसे पहले अपने दिमाग में क्या रखो, मांग के नियम। इससे क्या होगा कि एक ही साथ आपका 2-2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा।
और जब आप लिख रहे हो पूर्ति के नियम, तो ये भी लिखो और उसी समय दिमाग में ये भी कर लो कि पूर्ति के नियम में ये लिख रहे हैं तो मांग के नियम में वो होगा। दोनों चीज क्लियर है। तो पूर्ति के नियम के अनुसार अन्य बातें समान होने पर कीमत तथा पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध होता है, अर्थात कीमत बढ़ने से पूर्ति बढ़ता है और कीमत घटने से पूर्ति घटता है। परंतु कुछ वस्तु में यह नियम लागू नहीं होता है। ऐसे वस्तु को ही पूर्ति के नियम के अपवाद कहते हैं, जैसे नाशवान वस्तुएं। नाशवान वस्तुओं के संदर्भ में पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि विक्रेता शीघ्र नष्ट होने के भय से ऐसे वस्तुओं को अधिक कीमत पर भी कम कीमत पर भी अधिक मात्रा में बेच देता है। शीघ्र नष्ट होने के भय से, खराब होने के डर से कम कीमत पर भी अधिक मात्रा में बेच देता है। परिणाम क्या होता है कि ये पूर्ति के नियम का अपवाद बन जाता है, उसके विरोध में चला जाता है, इसलिए अपवाद हो गया। उसी प्रकार दूसरा पॉइंट कृषिगत वस्तु का एक्सप्लेन कर देना है। कृषिगत वस्तुओं के संदर्भ में भी पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। खासकर प्राकृतिक आपदाओं के समय ऐसे वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर भी इनकी पूर्ति बढ़ना संभव नहीं हो पाता है। वैसे ही फिर आप प्रतिष्ठा सूचक वस्तु को लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें